आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या होता है जब एक नार्सिसिस्ट को ये पता चलता है कि एम्पैथ पर से उसका पूरा कंट्रोल छूटते जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में नार्सिसिस्ट कौन सी वो स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है एम्पैथ्स को हराने के लिए या फिर से वो कंट्रोल वापस लाने के लिए। और ऐसे सिचुएशन में एम्पैथ्स ने किस तरह डील करना चाहिए उस नार्सिसिस्ट के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट, नार्सिसिज्म, हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब नार्सिसिस्ट को ये पता चलता है कि एम्पैथ पर से उसका कंट्रोल अब छूट रहा है तो नार्सिसिस्ट को बहुत गहरा धक्का पहुंचता है, जिसे नार्सिसिस्टिक इंजरी कहते हैं। और वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। तो उनके माइंड में ऐसे सिचुएशन में क्या चलता है? सबसे पहले तो उन्हें बहुत गहरा डर सा लगता है कि अब उसका कंट्रोल छूट गया है तो वो अब आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसने आपके साथ जो किया है आज तक के, कहाँ उसकी वो सच्चाई, वो उसकी असलियत जो है दुनिया के सामने आ जाएंगी आपके द्वारा। और सबसे बड़ी बात, उसे इस चीज़ का भी डर रहता है कि अब वो कहीं अकेला ना रह जाए, क्योंकि अब तक जो है उसने आपको बांध के रखा था अपने साथ और किसी न किसी तरह आप भी उसके कंट्रोल से छूट नहीं पा रहे थे और आपकी लाइफ जो है काफ़ी स्पॉइल हो चुकी थी। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि अब कंट्रोल ख़त्म, मतलब अब रिश्ता भी ख़त्म होने के चांसेस है। अगर रिश्ता ख़त्म तो फिर कहीं आप चले जाओगे तो अब वो किसे कंट्रोल करेगा? हालाँकि नार्सिसिस्ट की लाइफ में सप्लाइज़ की कमी नहीं रहती है, उसे न्यू सप्लाई तो मिलते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर काफ़ी साल हो गए हैं आपके शादी को, तो उसे इस बात का भी डर रहता है कि जैसा कंट्रोल वो आप पे हासिल कर सका, न्यू सप्लाई पे उस तरह का कंट्रोल वो हासिल कर पाएगा या नहीं। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और एक बार जब आप रिलेशन में बंध जाते हो और इतनी सारी ज़िंदगी आप साथ में गुजार लेते हो, बच्चे भी होते हैं, तो कहीं न कहीं एक बॉन्डिंग रहती है दोनों के बीच। चाहे वो अ, कितना भी लाइफ स्पॉइल किया हो, लेकिन आफ्टर ऑल आपने बहुत वक़्त दिया होता है उस नार्सिसिस्ट को। तो नार्सिसिस्ट को आपके बारे में भी बहुत कुछ पता रहता है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा एम्पैथी है। आप किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते हो, आप हेल्पफुल हो और आप जो हो सारी परेशानियाँ खुद पे ले लेते हो, लेकिन कभी भी किसी को मतलब ना नहीं बोलते हो, बाउंड्री सेट नहीं करे रहते हो। तो आप जो हो लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। उसको अच्छे से पता है कि आप जैसा फिर कोई कंट्रोल हासिल करने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालाँकि उसने बहुत ज़्यादा जाल फैलाए रखता है, लोगों के सामने अपना इम्प्रेशन बनाए रखता है। हालाँकि उसे एंटरटेन करने वाले बाहर में कोई कम नहीं होते हैं और उसे अच्छे से पता है कि जैसा आपने बर्दाश्त किया है, शायद उस तरह बर्दाश्त आगे कोई करेगा या नहीं करेगा, आगे उसकी लाइफ़ का क्या होगा। ये सारा डर उसके अंदर अब अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। सेकंड है नार्सिसिस्टिक रेज। उसे अचानक से बहुत गुस्सा आता है कि जिस एम्पैथ को वो कमज़ोर समझ रहा था, अचानक से वो इतना ताकतवर, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया और वो उससे लड़ कैसे रहा है और कैसे डील कर रहा है, उसके इशारों पे कैसे नहीं नाच रहा है। तो उसे अक्सर इस बात का इतना गुस्सा आता है कि वो इसी गुस्से के अंदर बहुत सी गलतियाँ भी कर बैठता है। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डर से उसका डर ही ख़त्म हो जाए। तो ये डायलॉग मैंने किसी मूवी में सुना था, तो ये बात हकीकत है। थर्ड है शर्मिंदगी। वो अपने नाकामी या फिर वो जो अपनी हार है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसे अंदर ही अंदर अपने आप को हारा हुआ महसूस पाकर बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को वीक समझने लगता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ। क्योंकि वो कंट्रोल छूट रहा है उसके हाथ से। अब वो किसी के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पा रहा है, किसी को गाली-गलौच नहीं कर पा रहा है, किसी पे हाथ नहीं उठा पा रहा है। जितना वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ के आज तक वो एम्पैथ को डोमिनेट करते आया है और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते आया है,
अब अचानक से उसका मास्क उतरने का टाइम आ जाता है। अब वो जो है एक डरपोक सा एक भीगी बिल्ली की तरह नज़र आने लगता है। जो एक पहले शेर की तरह नज़र आता था, अब एम्पैथ भी जान जाता है कि इसकी असलियत क्या है। फोर्थ है बदले की भावना। जब नार्सिसिस्ट का कंट्रोल छूट गया, अब वो खुद को विक्टिम और एम्पैथ को ही विलन बताते हैं। उसकी नज़र में आप विलन हो, आपकी वजह से वो इतनी सारी ज़िंदगी भुगतते रहा, टॉर्चर होते रहा, वो सारा पास्ट भूल जाता है। अगर एम्पैथ ने उसे याद दिलाने की कोशिश भी की, तो वो फिर भी आप ही को टारगेट करेगा, एम्पैथ को टारगेट करेगा कि तुम ही ऐसे थे, तुमने ऐसा किया इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मान लीजिए अगर आप ये कहते हो कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की, तुम मुझे हमेशा गाली गलौज करते थे, मारते थे, अगर ये बात याद दिलाने की कोशिश किया गया, तो वो अक्सर यही कहते हुए नज़र आएँगे कि क्या हमारा दिमाग खराब था? क्या हम पागल थे जो तुम पे हाथ उठाया? तुमने तो कुछ किया होगा ना, तभी तो मार खाने वाली हरकतें की होगी, तभी तो मार खाया होगा। यानी कि आप उनसे जीत नहीं पाओगी। यही तो बात आती है कि एम्पैथ मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये नार्सिसिस्ट के साथ आप अगर समझाने की कोशिश भी करते हो, उसके साथ लड़ाई में जीतने की कोशिश करते हो, लड़ाई मतलब जो शब्दों के द्वारा लड़ाई होती है, आप उससे कभी डिबेट नहीं कर पाओगे। कान पकड़ लीजिए, नार्सिसिस्ट के साथ डिबेट नहीं हो पाती है। नार्सिसिस्ट हमेशा आप ही को विलन बताने वाला है। अगर आपने उसका पास्ट भी याद दिलाया कि आपने मेरे साथ चीट किया था, तो भी वो यही बोलेगा कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे थे, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुझे यहाँ जाना नहीं पड़ता। अब नार्सिसिस्ट की कहानी में वो विक्टिम है और एम्पैथ जो है विलन है। अब वो एम्पैथ को सबक सिखाना चाहता है। जब उसका कंट्रोल पूरा छूटता हुआ नजर आता है, अब लास्ट मूव क्या करते हैं कि आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ने की कोशिश करेंगे जब आप फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं हो, मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं हो। अक्सर नार्सिसिस्ट यही मूव अपनाते हैं। कभी भी एम्पैथ से जब डिटैच होते हैं, डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं, तो एम्पैथ अब मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं रहता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ लड़ाई झगड़ा तो अक्सर होते ही रहता है, लेकिन एम्पैथ को पता नहीं रहता है कि अब ये लास्ट है करके। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो, तो काफ़ी बार लड़ाई झगड़ा तो हुआ होगा, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो फाइनल डिटैचमेंट कब रहेगा ये आप नहीं जान पाओगे। नार्सिसिस्ट ऐसे टाइम पे डिस्कार्ड करते हैं जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते हो, क्योंकि उसकी लाइफ में अब क्लैरिटी मिल जाती है कि आप बदल रहे हो, क्योंकि आप जो है उसके सारे टैक्टिक्स को फेल कर देते हो, जो भी स्ट्रेटजीज वो अपनाता है उसे फेल कर देते हो। अब आप स्ट्रांग बन जाते हो, बाउंड्रीज सेट कर लेते हो और उसका कंट्रोल पूरा अब चला जाता है आप पर से। तब वो नार्सिसिस्ट के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने वाली चीज़ होती है वो। तो अक्सर वो सज़ा के रूप में आपको, यानी एक एम्पैथ को, ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़ने की कोशिश करता है जहाँ से आपको संभलने में टाइम लगता है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो। इसलिए अक्सर ये होता है कि नार्सिसिस्ट जब भी एम्पैथ को डिस्कार्ड करते हैं, एम्पैथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो मेंटली प्रिपेयर्ड न होने की वजह से, या फिर लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल न होने की वजह से, फ्यूचर का सोच के, प्रेजेंट का सोच के, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है माइंड में चलने लगते हैं। तो वो सबक सिखाने के तौर पे ये करते हैं नार्सिसिस्ट एम्पैथ के साथ, लेकिन एम्पैथ जो है इन सारी चीज़ों को हैंडल कर ही लेते हैं। वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रांग बन ही जाते हैं, क्योंकि आप इतने सालों से जब एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपको इतना स्ट्रांग अंदर से बना ही दिया है, आपको खुद नहीं पता होता है कि आप इतने स्ट्रांग कब बन गए। तो ये थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग पॉइंट होता है, वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आप जो हो बिल्कुल इस सिचुएशन से भी इजीली निकल ही जाओगे, ये मेरा भरोसा है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो, तो काफ़ी बार लड़ाई झगड़ा तो हुआ होगा, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो फाइनल डिटैचमेंट कब रहेगा ये आप नहीं जान पाओगे। नार्सिसिस्ट ऐसे टाइम पे डिस्कार्ड करते हैं जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते हो, क्योंकि उसकी लाइफ में अब क्लैरिटी मिल जाती है कि आप
बदल रहे हो, आपने उस पर से कंट्रोल खो दिया, मतलब उसका कंट्रोल आप पर से चला गया है। क्योंकि आप जो है उसके सारे टैक्टिक्स को फ़ेल कर देते हो, जो भी स्ट्रैटेजीज़ वो अपनाता है उसे फ़ेल कर देते हो। अब आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, बाउंड्रीज़ सेट कर लेते हो, तब वो नार्सिसिस्ट के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने वाली चीज़ होती है वो। तो अक्सर वो सज़ा के रूप में आपको, यानी एक एम्पैथ को ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ से आपको सँभलने में टाइम लगता है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो। इसलिए अक्सर ये होता है कि नार्सिसिस्ट जब भी एम्पैथ को डिस्कार्ड करते हैं, एम्पैथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो मेंटली प्रिपेयर्ड न होने की वजह से, या फिर लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल न होने की वजह से, फ्यूचर का सोच के, प्रेजेंट का सोच के, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है माइंड में चलने लगते हैं। तो वो सबक सिखाने के तौर पे ये करते हैं नार्सिसिस्ट एम्पैथ के साथ, लेकिन एम्पैथ जो है इन सारी चीज़ों को हैंडल कर ही लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट किन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करता है एम्पैथ को फिर से अपने कंट्रोल में लाने के लिए। सबसे पहले आता है होवरिंग। होवरिंग में क्या करते हैं नार्सिसिस्ट जो है, सबसे पहले एम्पैथ पे फिर से लव बॉम्बिंग करने की कोशिश करेंगे। पहले तो जितना करना था वो कर लेते हैं। जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, आपकी हेल्थ खराब होती रहती है, यानी एम्पैथ की हेल्थ खराब होती रहती है, तब वो ये देखता है कि यही वो मौका है जब आपको फिर से इमोशनल किया जा सकता है। क्योंकि जनरली ये होता है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम बहुत लोनली फील करते हैं, तो सामने से कोई पर्सन आके थोड़ा-सा बात कर ले, थोड़ा कंसर्न दिखाए, तो हम पिघल जाते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं वो, और फिर वो वापस से लव बॉम्बिंग करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा तबीयत पूछेंगे कि तुम्हारा हाल कैसा है? मतलब वो एक्चुअली वो टेस्ट करते हैं कि सही में तुम फिर से कंट्रोल में आ सकते हो, या फिर अब भी तुम अपने ही जगह पे डटे हो। तो अक्सर वो बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के सामने भी अक्सर वो कि तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछेंगे, या फिर बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाएँगे, उनको लेके घूमने चले जाएँगे, उन पे भी बहुत प्यार बरसाएँगे, जो नार्सिसिस्ट आज तक नहीं बरसाता था। आप देखोगे कि डिस्कार्ड वाले फ़ेज़ में ये सारी चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंटली होते रहेगा कि नार्सिसिस्ट अचानक से बच्चों को लेके कहीं घूमने चले जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो ये देखते हैं कि शायद उनका कंट्रोल अब भी बाकी है या नहीं। और इसके बाद वो लव बॉम्बिंग के साथ आपको गिफ्ट्स, आपको या फिर आपके बच्चों को, यानी एम्पैथ के बच्चों को गिफ्ट्स के ज़रिए अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। महँगे गिफ्ट्स देंगे, कोई गैजेट्स देंगे, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें करेंगे कि जिससे कि उस बच्चों का अटेंशन भी उनकी तरफ चला जाए। बच्चों को भी अगर नहीं समझ में आता है, तो बच्चे इन चीज़ों के द्वारा भी अपनी जो एम्पैथ मदर है या फादर है, उनको वो ये बोल सकते हैं कि शायद अब वो चेंज हो रहे हैं, आपने भी अब उनकी तरफ से थोड़ा-सा देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आप अभी अपने गुस्से को बाहर कर दो और उन्हें अपनी लाइफ में फिर से ले लो। जब ये टैक्टिक फेल हो जाता है, तो नार्सिसिस्ट दूसरा टैक्टिक अपनाता है, जिसे हम सिंपैथी कार्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो अचानक से बीमारी का नाटक करते हैं। उसको अच्छे से पता है कि आज तक आपने उसकी कितनी सेवा की है, और यही वो चीज़ है जहाँ पे एम्पैथ जो है डगमगा जाते हैं। अचानक से बहुत बीमार होने का नाटक करना, लाचार दिखना, और मतलब थोड़ा-सा अपना अपीयरेंस भी चेंज कर लेते हैं, जैसे दाढ़ी बढ़ा लेना, या फिर बिल्कुल मतलब ऐसे दिखना कि लाचार, बीमार, जिससे कि आप उनकी तरफ फिर से चले जाओ और आप उनका हाल-चाल पूछने लगो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक टैक्टिक हो सकती है। अगर उसने इतने सालों से आपके बारे में कभी सोचा नहीं है, आपको तकलीफ़ दिया है, बच्चों को तकलीफ़ दिया है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो है एक जाल है, आप इसमें फँसना नहीं चाहिए। क्योंकि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से उसको फ़र्क नहीं पड़ा था। अब लोग भी आपको बताएँगे, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आपके रिश्तेदार खुद आपको बोलेंगे कि हो सकता है भगवान ने उसकी सज़ा दी है, अब आपने उसकी तरफ थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। आफ्टर ऑल आपने उससे शादी की, इतने साल गुज़ारे, अब कुछ ही तो ज़िंदगी बची है।
अब आप उसको इस तरह की सज़ा मत दो, ऊपर वाला ऑलरेडी उसे सज़ा दे रहा है। तो ये जाल होता है, ये रियलिटी नहीं होती है। क्योंकि एक बार यदि आप उनकी बातों में आ जाते हो, फिर समझ लीजिए कि नार्सिसिस्ट अब और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। कुछ दिनों में तो तबीयत सुधर भी जाएगी, लेकिन आगे जो आप लाइफ देखने वाले हो, वो बहुत ही ज़्यादा बदतर होने वाली है। क्योंकि नार्सिसिस्ट क्योंकि इतना पावर हासिल कर लेगा आपके ऊपर, कोई भी आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। जो सिंपैथी आप आज गेन कर रहे हो दूसरों से, अब लोग भी आपकी मदद कर रहे हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा कंसर्न दिखा रहे हैं लोग, लेकिन ये चीज़ें बार-बार कोई नहीं करता है। एक बार आपका थोड़ा-सा केमिस्ट्री बिगड़ गया और ये सिचुएशन बाहर आने लगी, धीरे-धीरे सबको पता चलने लगा, रिश्तेदार में पता चलने लगा। एक बार रिश्तेदारों ने आपसे थोड़ा-सा बातचीत करना शुरू किया कि आगे की लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा आपसे मतलब थोड़ा हेल्प करने की कोशिश की, या फिर हेल्प मतलब बात करना भी एक हेल्प ही होता है। किसी के तकलीफ़ में यदि आप पूछते हो 2 बातें कि आप कैसे हो? आगे आप क्या करना चाहते हो? ये जो रिश्तेदार होते हैं, आपको थोड़ा-सा वक़्त देकर जो आपके हाल-चाल पूछने में आगे आते हैं, आगे जाके आप ये देखोगे, अब आगे कोई नहीं आने वाला। अगर आप फिर से उस नार्सिसिस्ट के पास जाओगे, तो सबको यही लगेगा, ये तो हमेशा का है, लेकिन ये रिलेशन तो वैसे भी टूटने वाला है नहीं। हम बीच में फूल बन जा रहे हैं। रिलेटिव्स को या पड़ोसियों को अब अगर इन्वॉल्व करते हो ऐसी सिचुएशन में, तो उनको अब ये यूज़्ड टू हो जाएँगे। उनको ये लगता है कि ये तो हमेशा का नाटक है, इनका तो चलते ही रहता है। ये लोग जो है आपस में लड़ते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए आप जो हो बिल्कुल एकदम क्लियर रहिए। आपके जो इंटेंशंस हैं, आपके जो अब फ्यूचर में गोल्स हैं, आप उस पे फ़ोकस कीजिए। अगर आप इसी लूप में फँसे रहोगे, तो यहाँ से कभी बाहर निकलने वाले नहीं हो, जब तक समझ में आ रहा है? जब तक आप इस दुनिया को छोड़ के चले नहीं जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब आप आगे इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, तो अगर उसने इनिशिएटिव लिया है नार्सिसिस्ट ने, तो आप उसे ही हाथ जोड़कर वहाँ से बिल्कुल एस्केप हो जाइए। इसी में आपकी और उसकी भलाई है। उसकी भी भलाई इसलिए है क्योंकि अगर आप उसके साथ रहोगे तो आप और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाओगे। एम्पैथ हमेशा एम्पैथ नहीं रहता। जब एक नार्सिसिस्ट से वो डील करते रहता है, तो एम्पैथ से सुपर एम्पैथ और सुपर एम्पैथ से डार्क एम्पैथ कब बन गया, आपको खुद को नहीं पता चल जाएगा। इसलिए आपका वहाँ से एस्केप होना ही बेस्ट है। उसको अच्छे से पता है कि यदि आपने सिंपैथी नहीं दिखाई, लेकिन आपके बच्चे तो उस पे सिंपैथी ज़रूर दिखाएँगे। और वो सिंपैथी पाने के लिए बस यही नहीं, बल्कि बच्चों के बचपन के फ़ोटोज़ को भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे डीपी या स्टोरी में लगा सकता है, ताकि स्टेटस जो कहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस, उसमें लगा सकता है, ताकि जो है लोगों के सामने वो सिंपैथी बटोर सके। कुछ ऐसे पोस्ट रखने की कोशिश करेगा जिससे कि बच्चों को ये याद दिलाने की कोशिश करेगा कि उसने बच्चों को क्या हैप्पीनेस दिया था, या किस तरह की मेमोरीज़ उसके बच्चों के साथ है। तो ये सब चीज़ें जो है होवरिंग का हिस्सा है, तो जिससे कि आपको वो वापस से अपनी रिलेशनशिप में खींचना चाहे। लेकिन आपको समझना है कि ये सिर्फ़ एक जाल है जो आपके लिए बुना जा रहा है। सेकंड स्टेज में अब आता है नार्सिसिस्ट का माइंड गेम। सबसे पहले उसमें आता है गैसलाइटिंग। नार्सिसिस्ट जब एम्पैथ को डिस्कार्ड करते हैं तो अक्सर वो एक बात ज़रूर बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहते तो मैं कभी भी तुम्हें डिवोर्स देने की बात नहीं सोचता। ये बात यदि यहाँ तक बढ़ गई है तो इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदार तुम ही हो। तुम ही आज तक मुझे समझ नहीं पाए हो, तुम हमेशा लड़ती रहती हो या लड़ते रहते हो, और तुम हमेशा बात को आगे बढ़ा देते हो, और तुम्हें मैं लाइफ में रहना चाहिए ऐसा कभी लगता नहीं है, इसीलिए तुमने मुझे इस स्टेज पे लाने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हारी वजह से आज ये डिसीज़न लेने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि मुझे तुम्हें डाइवोर्स देना पड़ रहा है। वो बहुत आसानी से बच जाते हैं, सारा ब्लेम तुम पे शिफ्ट कर देते हैं। ये नार्सिसिस्ट का माइंड गेम होता है, ताकि लास्ट मोमेंट पे भी आपको ये लगे कि मेरे ओर से यदि मैंने थोड़ी और कोशिश कर लेती हूँ तो शायद ये रिलेशन बच जाता। ये उसका एक सोचा समझा हुआ प्लान रहता है, एक स्ट्रैटेजी रहती है।
कि इस तरह अगर किसी पे ब्लेम डाला जाए तो वो उसका माइंड भी ख़राब कर सकता है और उसे कमज़ोर भी कर सकता है। क्योंकि कोई इंसान जब ज़्यादा सोचते रहता है उन्हीं बातों को लेके कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आगे मेरा होगा क्या? अब कहीं मैं ईगो में आके तो नहीं कर रही हूँ या फिर मैं गुस्से में आके तो नहीं कर रही हूँ। ये सब आप जो है सेल्फ डाउट कर सको। मतलब कि वो सारी चीज़ें जो है सेल्फ डाउट में डालने के लिए करते हैं। तो ये नार्सिसिस्ट का माइंड गेम होता है। अब वो गिल्ट ट्रिपिंग करते हैं, जिसे हम अपराध बोध कहते हैं। वो अक्सर एम्पैथ को ये कहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब की है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। मतलब समझ जाइए कि वो हर तरह का ब्लेम एम्पैथ पे डालते ही है ताकि वो गिल्ट में आए। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये भी उसकी एक स्ट्रैटेजी है। जिस पर्सन ने आपके साथ इतने सालों की ज़िंदगी स्पॉइल कर दी हो, जिस पर्सन ने आपकी कभी एक ना मानी हो और इतना फिज़िकल अब्यूज़ करने के बाद, वर्बल अब्यूज़ करने के बाद या फिर चीट करने के बाद, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ़ में आपने देखा है, आपने बर्दाश्त किया है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी तुम ही पे ब्लेम शिफ्ट किया कर रहे हैं, तुम्हीं को गिल्ट में डाला जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पीछे नहीं हटना है। आपको पास्ट याद करना पड़ेगा। अगर आपके मन में गिल्ट आ रहा है कि नार्सिसिस्ट के साथ कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्ट्रॉन्ग रह के, बहुत ही कॉन्शियस रह के आपको पास्ट के बारे में सोचना है। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना? गड़े मुर्दे उखाड़ना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन की बात नहीं हो रही है, एनपीडी यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति की बात हो रही है। इनके जो पास्ट के पैटर्न्स आज तक के चले आ रहे हैं, इन सारे पैटर्न्स को यदि आप सारे डॉट्स को कलेक्ट करोगे, जोड़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप रॉन्ग नहीं हो। आप अपनी जगह पे सही हो और आप जो डिसीजन ले रहे हो बिल्कुल राइट डिसीजन ले रहे हो। तो आप में गिल्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड स्टेज में आता है स्मीयर कैंपेन। यहाँ पे नार्सिसिस्ट एम्पैथ के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। अब नार्सिसिस्ट को अच्छे से पता है कि एम्पैथ अब उसकी लाइफ में वापस तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन अब वो क्या जवाब देगा बाहर? समाज में या दोस्तों के बीच या अपने रिश्तेदारों के बीच कुछ तो बताना पड़ेगा। अब उसके पास सिवाय एम्पैथ को नीचे गिराने के, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो यही वो काम करता है, खुद को विक्टिम बताना। नार्सिसिस्ट जो है एम्पैथ के खिलाफ झूठी बातें फैलाकर वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि एम्पैथ ने ही उसे धोखा दिया है और एम्पैथ की वजह से ही वो उसे छोड़ रहा है। तो ये सारी बातें जो है एम्पैथ की छवि को खराब करके खुद की छवि को बचाने की कोशिश होती है, जो एक नार्सिसिस्ट बखूबी निभा लेता है। बात यदि कोवर्ट नार्सिसिस्ट की चल रही है तो वो अपने पर्सनल लाइफ को इतना सीक्रेट रखते हैं कि उनके घर में आखिर चल क्या रहा है ये दूसरों के कानों कान खबर नहीं लगती है। मतलब एंड मोमेंट पे पता चलता है या फिर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद काफ़ी दिनों बाद पता चलती है। अब समाज है, नोटिस तो करेगा ही, कुछ तो नोटिस करेगा। फिर जब वो क्वेश्चनिंग करेगा तब उसके पास सिवाय एम्पैथ को नीचा दिखाने के, सिवाय एम्पैथ के कैरेक्टर पे उंगली उछालने के कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि उसे अपनी इमेज सेफ रखनी होती है। फिर वो समाज में सिंपैथी बटोरने के लिए अपना बेचारा सा चेहरा लेके ऐसे जताते हैं जैसे कि वो एक विक्टिम है और एम्पैथ ने ही उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि एम्पैथ ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले तो एम्पैथ में बहुत ज़्यादा एम्पैथी होने की वजह से, मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से एक नार्सिसिस्ट उसका एनी टाइम यूज़ करता है और उसका फ़ायदा उठाता है। अब ऐसे सिचुएशन में एम्पैथ ने सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। सबसे पहले तो बाउंड्रीज सेट करनी है। नार्सिसिस्ट से अब हर वो बात शेयर करना बंद कर देना है, क्योंकि वही उस चीज़ को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है आपके अगेंस्ट समय आने पर। और फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहना है। यहाँ पे आपको नार्सिसिस्ट से बहुत ही फ्यू वर्ड्स में बात करना है, मतलब बिल्कुल बात ना करें ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है, एक घर में रहते हैं तो आपको बहुत कम कर देना है। आपका कॉन्वर्सेशन है, जो भी इंटरेक्शन आप दोनों के बीच चलता है
बहुत कम कर देना है। आप यदि सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हो, चैट्स के थ्रू बात करते हो, तो उसमें भी लिमिटेड वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि नार्सिसिस्ट अक्सर आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा करता है जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको डिबेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो ही जाता है। तो अब आपको बहुत कम वर्ड्स में जवाब देना है उसको। जब भी सामने से वो आपको प्रोवोक करेगा, क्योंकि वो प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं जब सामने वाला कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। क्योंकि अब आप रिएक्शन भी नहीं दोगे। अगर आप रिएक्शन देते हो, क्योंकि रिएक्शन के भूखे होते हैं ये लोग, जैसा भी हो, चाहे वो पॉजिटिव रिएक्शन हो, चाहे वो नेगेटिव रिएक्शन हो। आपने उसको रिएक्शन दिया मतलब वो अब भी आपको कंट्रोल कर सकता है, उसको ये पता होता है। अब आपको करना क्या है कि आपके सामने यदि जब भी वो कुछ ऐसी बात करता है, बोरिंग सा फेस बना के आप उसको बहुत कम से कम जवाब दिया कीजिए। तब उसको खुद आप बोरिंग लगोगे तो वो आपको नेक्स्ट टाइम इस तरह कुछ बोलने नहीं आएगा। नार्सिसिस्ट की एक आदत होती है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सामने यदि कोई उसको ऐसे कोई मतलब उसके ईगो को बूस्ट करने के लायक उसको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, आपको यदि वो प्रोवोक भी कर रहा है, आप चिढ़ नहीं रहे हो अभी, आप उसे क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है नार्सिसिस्ट जब वर्बली आपको हर्ट नहीं कर पाता है तो एक्शंस थ्रू वो हर्ट करता है। कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है, मान लीजिए उसको पता है कि आप किस चीज़ से ट्रिगर हो जाते हो, तो जानबूझ के आपके सामने फ़ोन पे ऐसे बात करेगा। मान लो कोई सामने का पर्सन अपोजिट जेंडर हो, उसको पता है कि आप जल्दी भड़क जाते हो, आप गुस्सा करते हो, तो जानबूझ के इस तरह बात करेगा कि ताकि आपकी तरफ से रिएक्शन मिले। और जब आपने उसको कुछ बोला, तब वो पॉइंट को पकड़ लेते हैं और फिर वो पुरानी बातों को उसमें बीच में घसीटते हैं और आपने उस पे किस तरह रिएक्ट करके बात किया, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था, उस मैटर पे लड़ाई झगड़ा होगा। आप जिस तरह गुस्सा करते हो ना, उस पे लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन जिस मैटर पे आप बात करते हो, कभी वो डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब मेन मुद्दा जो है साइड में रह जाएगा। आपने नोटिस किया होगा पास्ट में आपने जितने भी लड़ाई झगड़े किए होंगे, हर बार आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन करने जाते हो, उसका सीधा जवाब कभी नार्सिसिस्ट नहीं देते हैं। आपको वो चीज़ का जवाब तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो, जैसे बोल रहे हो, जितना गुस्सा दिखा रहे हो, आपकी आँखें बड़ी हो रही है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, आपका टोन जो है बदल रहा है, तो उस पे लड़ाई झगड़ा होगा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप मुझसे इस तरह बात ही कैसे कर सकते हो? तो वो एंग्री हो जाते हैं, फिर फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं, फिर वर्बल अब्यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो मिस कर रहे होते हैं। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसको अपना गुस्सा या फिर अपना रिएक्शन बाहर निकालना ही होता है। कुछ तो फन चाहिए उसको लाइफ में, कुछ तो थ्रिल चाहिए उसको, एनी टाइम थ्रिल चाहिए। कोवर्ट नार्सिसिस्ट से जीतने की कोशिश मत कीजिएगा। वो एनर्जी वैम्पायर्स है, आपकी एनर्जी पूरी सोख लेंगे, आपको पूरा कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ लड़ाई करना मतलब खुद की हेल्थ खराब करना, मेंटल हेल्थ खराब करना, फिजिकल हेल्थ खराब करना। आप इस तरह परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगा और रातों की नींद हराम हो जाएँगी। तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ लड़ाई नहीं की जाती है, एस्केप हुआ जाता है। मतलब अगर आपको मौका मिल रहा है बस एस्केप, मैं तो यही कहती हूँ, कोवर्ट नार्सिसिस्ट को आप प्रूव भी तो नहीं कर पाओगे कि वो करता क्या है। वो छुपा हुआ है, वो सिर्फ़ चारदीवारी के अंदर ऐसा करता है। आप लोगों को कैसे प्रूव करोगे? और इतने शातिर होते हैं कि आप यदि कभी कैमरे से शूट करने की भी कोशिश करोगे, वो सब भाँप लेते हैं, फिर नाटक करते हैं। फिर आपको ही लोग सोचेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बाहर में आप समझाने जाओगे तो किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी। ये तो आपके ऊपर बीत रही है, इसलिए तो आप यहाँ तक रुक के मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपने नार्सिसिस्ट के साथ डील किया हुआ है। इसलिए सिर्फ आप ही जान सकते हो कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट कितनी तकलीफें देता है और वो समाज में फिर भी छुप के रहता है। कोई पकड़ ही नहीं सकता है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। इस तरह की हरकतें वो करता भी होगा, कोई इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि ये बड़े भोले बने फिरते हैं बाहर में, इतने हेल्पफुल, इतने केयरिंग दूसरों के लिए रहते, इतने हम्बल रहते हैं ये लोग, बाहर में सज्जन बने फिरते हैं, लेकिन चार दीवारी में इनकी सारी असलियत निकलती है। अपने पार्टनर को गाली गलौज करना, मारना, फिर उसके बाद भी ये एक्सपेक्ट करना कि वो बाहर जाके किसी को ना बताए। उसकी इमेज बहुत प्यारी रहती है ना उसे, वो अक्सर यही कहते कि मेरी इमेज खराब मत करना। एक चीज तो है, नार्सिसिस्ट की कमजोरी उसकी इमेज है, ये याद रखना। वो चाहे कितना भी स्ट्रांग पर्सन क्यों ना हो, लेकिन उसकी कमजोरी उसकी इमेज है, उसका जो रियल फेस है वो समाज में एक्सपोज करने का उसका एक डर है। ये एक डर है उसका, ये दो चीजों से उसे बहुत डर रहता है, क्योंकि ये दो चीज अगर खत्म तो नार्सिसिस्ट खत्म। तो नार्सिसिस्ट चाहे कितनी भी झूठी बातें फैलाए, लेकिन उसकी सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। और हाँ, यदि आपकी मजबूरी है कि नार्सिसिस्ट से बात करना ही पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, बच्चों से रिलेटेड बात करना हो, फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड बात करना हो, या हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बातें करना हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से तो नार्सिसिस्ट से कभी कभी बात करना ही पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने ग्रे रॉक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो ग्रे रॉक टेक्निक में होता क्या है, आपको बहुत ही फ्यू वर्ड्स में, जैसे कि यस, नो, सॉरी, थैंक यू, ओके, इस तरह का बिल्कुल बोरिंग सा जवाब देना है। बहुत लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नार्सिसिस्ट सामने से प्रोवोक भी कर रहा है तो आपको ये समझना होगा, फिर आप उसके गेम प्लान का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसलिए पहले ही अलर्ट हो जाइए। आप उसको बहुत ही फ्यू वर्ड्स में जवाब दिया कीजिए, जिससे कि आप बच सकते हो। और हाँ, एक चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, चाहे आप कितने भी सही क्यों ना हो, आपकी बातें सही है, आप सच्चे हो, लेकिन आपके सही होने के बावजूद भी आप नार्सिसिस्ट से जीत नहीं पाओगे। जी हाँ, आप उसके साथ डिबेट करके जीत नहीं पाओगे, क्योंकि एंड में वो आप पे ही गिल्ट ट्रिपिंग करते हैं, आप ही पे ब्लेम शिफ्ट करते हैं। फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि मतलब कहीं न कहीं आप भी मतलब दिमाग से इतना थक जाते हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो नार्सिसिस्ट ऐसे ही करते हैं। नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती स्वीकार भी नहीं करते हैं। आज तक उसने आपके साथ जो कुछ भी किया है, आपने उसके पैटर्न्स को देखा ही होगा। उसने आज तक कभी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो उल्टा आप पे ही वो गलती का पूरा सारा ब्लेम आप पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपने ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ताकि इन सारी चीज़ों से आप बच सको। ये सारी जो एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है ना नार्सिसिस्ट के पीछे, तो ये एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, उल्टा वो एनर्जी खुद पे लगाना है, खुद की सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि सेल्फ ग्रोथ करना चाहिए और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबल इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ जो आप लाइफ जी रहे हो, इसकी मैं कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि आगे कहाँ तक के साथ रहेगा। नार्सिसिस्ट की एक चीज़ होती है कि अगर उसे सामने वाला पर्सन बोरिंग लग रहा है, या फिर उसकी लाइफ में कोई सप्लाई जब इस कदर आ जाते हैं कि उसको ही अपनाना है, जब उसने ठान लेता है और आपको डिस्कार्ड करने की ठान लेता है, तब आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो। जब आपके समझ में आ गया है कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो तब से ही आपने थोड़ी ना थोड़ी अर्निंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक लोग जो है किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। तो धोखे से एकदम से शॉक होने की बजाय आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, तो शायद आपकी हेल्थ खराब होने से बच जाए। तो ये बात आ जाती है, मेंटली प्रिपेयर्ड होने के बाद आप बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रॉब्लम्स जो है आप थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सकते हो आगे जाके। वैसे तो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि इंसान जो है आपके दिमाग को थका देता है, आपकी एनर्जी छीन लेता है, तो आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए रहते हो अंदर से, बहुत ज़्यादा मतलब इतने बिखरे हुए रहते हो कि आपको जो है रीस्टार्ट करना है आपकी लाइफ, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने देते हैं। तो अब ये वो सिचुएशन है कि यहाँ पे आपने अपना स्टैंड लेना है,
और खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आगे जाके यदि नार्सिसिस्ट ने आपको धोखा भी दिया तो आपने वहीं से उठ खड़ा होना है और फिर आगे बढ़ जाना है और जी के दिखाना है। तो ये वो चीज़ है मैं कहना चाह रही थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो रिलेटेबल लगा होगा। अगर रिलेटेबल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जाते-जाते मेरे चैनल को एक हाइप करते ज़रूर जाइएगा। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, आपके यदि कोई क्वेश्चंस है या फिर आप यदि आपकी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।